इसमें बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको दूसरी तरह से भी पूछा जाता है, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल के पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है जब उसको हम प्लेस करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, या आप कह सकते हो कि डायपोल को रोटेट कर दीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तब भी उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। कैसे आ जाती है उस कंसेप्ट को समझेंगे। एक चीज़ और बच्चों, क्या ये जो कंसेप्ट है ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी एप्लीकेबल है? उसको भी समझेंगे, उसको न्यूमेरिकल के थ्रू भी समझेंगे और आपको समझ में भी इजी गोइंग आएगा, क्योंकि टफ तो है ही नहीं। आप फिजिक्स को आप एक के बाद एक जो टॉपिक आता है उसकी अंडरस्टैंडिंग करते जाएंगे तो बस आसान हो जाता है। चला समझते हैं, क्योंकि टॉर्क को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है पहले ही, फर्स्ट चैप्टर में आपने टॉर्क को समझ लिया है। जब भी कोई डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है उस पर टॉर्क लगता है, बट नेचुरल है, आपने उसको पढ़ा होगा, नेचुरली पढ़ा होगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉर्क लगता था डायपोल पे कितना, टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, इतना मालूम है। बस वहीं से स्टार्ट करता हूँ। देखो यहाँ पर मेरे पास एक डायपोल है। डायपोल क्या है, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज। मैंने डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। मेरा पहला क्वेश्चन, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन करते हो? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए बच्चों, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए मेरे बच्चों तीन चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी है। कौन सी? पहली, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हो, स्ट्रेट हो। दूसरी, पैरेलल हो। और तीसरी, इक्विडिस्टेंस हो। तो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, ये स्ट्रेट लाइन में हैं, आपस में पैरेलल हैं और इक्विडिस्टेंस भी हैं। क्लियर हुआ? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है, मतलब हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, चेंज नहीं हो रही। उसके अंदर मैंने रखा है एक डायपोल। ठीक है, तो देखो डायपोल रख दिया, तो डायपोल पर क्या होगा, जैसे ही डायपोल रखा जाएगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपना काम शुरू करेगी। क्या करेगी? डायपोल के इन चार्जेस पर फोर्स लगाएगी। तो प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स लगाएगी कितना, वो लगाएगी F1। यहाँ पे लगेगा F1 इक्वल टू कितना आएगा, ये आएगा QE आएगा, तो ये प्लस में आएगा। इस पर फोर्स कितना लगेगा, F2 इक्वल टू आ जाएगा कितना, यहाँ आ जाएगा माइनस QE। देखो माइनस साइन बताता है कि डायरेक्शन अपोजिट है, अदरवाइज माइनस क्यू चार्ज होगा तो जो फोर्स आएगा वो माइनस QE ही आएगा। लेकिन माइनस क्या बता रहा है कि डायरेक्शन इधर है, लेकिन इस चार्ज पे जो फोर्स है वो कितना है, वो QE है। प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स QE है। माइनस और प्लस केवल क्या बताते हैं, माइनस और प्लस केवल डायरेक्शन को बताते हैं। मतलब जितना फोर्स आगे उतना फोर्स पीछे, मतलब नेट फोर्स ऑन डायपोल कितना आया, तो यहाँ लिखना पड़ेगा कंसीडर एंड डायपोल हैविंग डायपोल मोमेंट P, डायपोल मोमेंट कितना है P, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बस इतनी सी लैंग्वेज है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया है। तो आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि नेट फोर्स ऑन डायपोल कितना आया। नाउ ऐसा लिख सकते हो, डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मेक्स एंगल थीटा विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। इतनी बात है, ये आपको दिखी। फिर आप देखते हो कि नेट फोर्स ऑन डायपोल कितना आया। नाउ नेट फोर्स बच्चों, नेट फोर्स कितना आएगा, नेट फोर्स ऑन डायपोल, जो डायपोल पे नेट फोर्स आने वाला है वो कितना आ रहा है, देखो वो आ जाएगा F नेट, जो आएगा वो आएगा F1 प्लस F2 का सम होगा। F1 कितना आया है, F1 आया है QE और ये कितना आया है माइनस QE। इसका मतलब नेट फोर्स तो जीरो आ गया। नेट फोर्स जीरो आने का क्या मतलब है, नेट फोर्स जीरो आने का मतलब है कि डायपोल आगे पीछे नहीं चल सकता।
क्या कर सकता है? डायपोल इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, हेंस क्या है? डायपोल इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। किस तरह के इक्विलिब्रियम में है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। डायपोल आगे पीछे चलेगा नहीं, क्या करेगा? घूम सकता है। कैसे घूम सकता है? क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट हो सकता है। तो ये तो बात समझ में आ गई कि ये आगे पीछे नहीं चलने वाला है। क्यों नहीं चलने वाला है? क्योंकि फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो। जितना फोर्स इधर आगे है उतना ही पीछे, वो वहीं पर रुका है। अब क्या ये घूम सकता है? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल को रोटेट करती है। कैसे रोटेट करती है? देखो, ये इस पे फोर्स लगाएगी और ये रोटेट कर देगी। कौन सा फोर्स है? ये जो टॉर्क है, वो टॉर्क टाउ जो आएगा वो इलेक्ट्रिक वाला आएगा। कैसा आएगा? टाउ इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। जो टॉर्क आया है वो रोटेशन वाला नहीं है, वो टॉर्क आया है इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉर्क है। तो कितना आता है? तो टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल, टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल कितना होता है? टाउ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो आएगा वो कितना आएगा? वो आता है पीई साइन थीटा। ये आता है टॉर्क किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आता है। लेकिन हमें तो क्या करना है? हमें पोटेंशियल एनर्जी पता करनी है। पोटेंशियल एनर्जी डायपोल में कब आएगी? जब आप डायपोल को रोटेट करोगे। तो रोटेशन किधर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर घुमा रही है, आपको घुमाना पड़ेगा उसके अपोजिट। कैसे घुमाना है? स्लोली घुमाना है, स्लोली 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 घुमाना है। ऐसे नहीं घुमा देना, स्लोली 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 घुमाना है। जब आप स्लोली स्लोली घुमाओगे और वर्क डन करोगे तो वर्क डन तो कोई ना कोई करेगा, इसका मतलब एक्सटर्नल एजेंट करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? हमको निकालना पड़ेगा स्मॉल वर्क डन, मतलब हमें तो वर्क डन निकालना है, रोटेशन दिखाना है। तो यहाँ क्या करना पड़ा? मुझे थीटा एंगल इसको रोटेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? थीटा एंगल इसको रोटेट करना पड़ेगा। थीटा क्यों लिख रहा हूँ? थीटा ना लिख करके मैं इसको लिख दूँ डी थीटा एंगल। कितना? बहुत छोटा एंगल मैं रोटेट कर रहा हूँ। डायपोल ऐसे था, मैंने उसको ऐसे डायपोल, ये अब डायपोल मोमेंट ये बन गया। डायपोल मोमेंट ऐसे से ऐसे हो गया। इसका मतलब थोड़ा सा एंगल घूमा। तो कौन घुमाया? एक्सटर्नल एजेंट ने घुमाया। तो यहाँ पे मैं निकालूंगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन रोटेटिंग द डायपोल। लेट डायपोल rotate by an external agent through a small angle d theta, then जो छोटा सा वर्क डन आएगा बाय एक्सटर्नल एजेंट वो कितना आएगा? वो आएगा, अब यहाँ पे रोटेशन का काम आएगा। अब रोटेशन के लिए क्या आएगा? रोटेशन के फैक्टर, रोटेशन के पैरामीटर लीनियर से बिल्कुल अलग होते हैं बट सिमिलर होते हैं। जो काम फोर्स का लीनियर में है वही काम रोटेशन में टॉर्क का है। इसका मतलब यहाँ पर बात हो रही किसकी? रोटेशन की बात हो रही। किसकी बात हो रही? रोटेशन के बारे में बात कर रहे हैं। रोटेशन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। रोटेशन में और लीनियर मोशन में फ़र्क होता है। मतलब रोटेशन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? टाउ डी थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टाउ डी थीटा। और देखो इनके ऊपर लगाएंगे वेक्टर। क्या लगाएंगे? वेक्टर लगाएंगे। तो यहाँ देखना पड़ेगा आपकी कि ये जो टाउ आया है, टाउ कौन सा आएगा? टाउ रोटेशन का आएगा। और क्या आएगा? यहाँ पे जो डी थीटा आया है, डी थीटा बहुत छोटा एंगल है, क्योंकि देखो वर्क डन स्केलर क्वांटिटी होती है। तो स्केलर क्वांटिटी इसका मतलब दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। डॉट प्रोडक्ट को समझिए। रोटेशन है, रोटेशन में क्या करते हैं? रोटेशन में हम लोग W इजकल टू टाउ डी थीटा लिखते हैं। और लीनियर में क्या लिखते हैं? लीनियर में W इजकल टू एफ डी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एफ डी लिखते हैं। इस चीज़ को आप देखते रहेंगे।
ठीक है, क्योंकि चेंज हो जाएगा। यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट लीनियर में डी होता था, यहाँ डी थीटा हो जाएगा, थोड़ा सा स्मॉल एंगल होगा, रोटेटेड एंगल होगा। तो ये चीज़ है। अब जरा देखो टाउ जो रोटेशन होगा वो कितना होगा। टाउ रोटेशन की वैल्यू किसके इक्वल होगी, टाउ इलेक्ट्रिक के ही इक्वल होगी। क्यों होगी ऐसा, क्योंकि ये जो टॉर्क घुमाया जा रहा है बाय एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू, वो कैसा हो घुमाया जा रहा है, विदाउट एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर में घुमाते नहीं थे, लीनियर में ले जाते थे विदाउट एक्सेलरेशन। वहाँ ए जीरो होता था, यहाँ कैसा होगा, यहाँ लिखना है डायपोल रोटेटेड बाय एन एक्सटर्नल एजेंट थ्रू स्मॉल एंगल डी थीटा वेरी स्लोली। कैसा होना चाहिए, डी थीटा विदाउट एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 0। देन अगर अल्फा जीरो है तो मैं आपको बताता हूं, देखो यहां पर जो इधर घुमाने वाला इसको जो घुमाने वाला टॉर्क होगा वो क्या होगा, टाउ रोटेशन वाला होगा। क्या होगा, टाउ रोटेशन वाला होगा। ये वाला टॉर्क क्या है, इलेक्ट्रिक वाला है। घुमाते समय कोई भी एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है, तो आप देखो एफ नेट जो आएगा वो क्या आएगा, एफ नेट जो आता है, जो यहाँ पर जो टाउ नेट आएगा वो क्या आएगा, टाउ नेट जो आएगा वो आई इंटू अल्फा होगा। अल्फा जीरो है, टाउ नेट का मतलब ये टाउ रोटेशनल माइनस टाउ इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो जो टाउ इलेक्ट्रिक है वही टाउ रोटेशन के बराबर आएगा। यहाँ पे टाउ जो इलेक्ट्रिक है वो कितना है, पीई साइन थीटा है। समझ में आया बच्चों, क्यों लिख रहा हूँ मैं पीई साइन थीटा। पीई साइन थीटा लिखने का रीज़न है कि यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो 0 होना चाहिए। देखिए आप डेरिवेशन तो कर लोगे, लेकिन उसका जो मैकेनिक्स है उसको भी समझते चलना है। क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्यों मैंने यहाँ पे टाउ रोटेशनल को टाउ इलेक्ट्रिक के इक्वल लिखा, क्योंकि मैंने बहुत स्लोली घुमाया है। तो देखो यहाँ वैल्यू पुट करिए। एक चीज़ और देखिए, ये दो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, जरा इन वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में थोड़ा सा देखो। डी थीटा होता है और डेल्टा थीटा होता है। जब थीटा बहुत छोटा हो तो वो क्या होता है, तो वो वेक्टर कंसीडर होता है, लेकिन जब थीटा बड़ा होता है तो स्केलर कंसीडर होता है। और थीटा की डायरेक्शन क्या होगी, जरा यहाँ टाउ की डायरेक्शन देख लो, टाउ रोटेशन की डायरेक्शन। टाउ रोटेशन की डायरेक्शन कैसी है, टाउ रोटेशन की डायरेक्शन कैसी है, परपेंडिकुलर है। और टाउ डी थीटा की डायरेक्शन कैसी है, परपेंडिकुलर है। कैसी परपेंडिकुलर कैसी है, ये बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर लिख सकते हो। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड है। आप क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द पेज लिखोगे। आप क्या लिखोगे, आउटवर्ड टू द पेज। यहाँ भी क्या होगा, आउटवर्ड टू द पेज होगा, आउटवर्ड टू द पेज आएगा। यहाँ पेज के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। तो जरा देखो दोनों चीजें एक ही डायरेक्शन में आ गई, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ टाउ डी थीटा कॉस 0, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट है। अभी आपको समझाऊंगा मैं कि कैसे मैंने दोनों को सेम लिया है और कैसे डायरेक्शन देखी मैंने। यहाँ से क्या आएगा, टाउ डी थीटा आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा डब्लू, ये एक्सटर्नल आ जाएगा छोटा वर्कडन। और टाउ की वैल्यू पुट कर दीजिए। टाउ रोटेशन की वैल्यू कितनी है, देखो अभी लिखना पड़ेगा। ये रोटेशन है तो यहाँ से डी थीटा है, यहाँ पे कॉस 0 है, तो ये मुझे मिल गया टाउ रोटेशन और मिल गया डी थीटा। टाउ रोटेशन की वैल्यू कितनी है, पीई साइन थीटा और यहाँ से डी थीटा। मुझे ये छोटा सा वर्कडन मिल गया है, मुझे छोटा सा वर्कडन। अगर मैं चाहूँ कि कितना रोटेशन हुआ है, मान लो ये पहले यहाँ रखा था, ये इनिशियल एंगल थीटा 1 है और फिर बाद में यहाँ जो पहुँच गए थीटा 2 हो गया। इसका मतलब टोटल वर्कडन क्या हो जाएगा इन रोटेशन, टोटल वर्कडन इन रोटेटिंग द डायपोल। नाउ टोटल वर्कडन इन रोटेटिंग द डायपोल। अब डायपोल को रोटेट कर रहे हैं तो कितना वर्कडन करना पड़ा, तो जो वर्कडन आया है, वर्कडन कितना आया है, बाय एक्सटर्नल एजेंट आया है, कितना आ जाएगा, यहाँ पे
डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन कर देंगे, कितना आ जाएगा देखो, यहाँ से आ जाएगा पी ई साइन थीटा डी थीटा, थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से p और e बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा कितना, साइन थीटा और डी थीटा, यहाँ थीटा 1, यहाँ पर थीटा 2 आ गया। आया तो देखो W जो एक्सटर्नल एजेंट आएगा कितनी वैल्यू देगा ये, देखो यहाँ से पी ई बाहर रहेगा और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। लिमिट लगा देंगे, थीटा 1 से थीटा 2 आएगा, माइनस बाहर कर देंगे, माइनस पी ई आएगा और यहाँ से मिल जाएगा कितना, यहाँ से कॉस थीटा 2 मिला, माइनस कॉस थीटा 1 मिल गया। अब माइनस को अंदर भेज दीजिए तो रिजल्ट कितना आ गया, ये आ जाएगा पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। बच्चों ये वर्क डन आपको निकालना था, तो मैंने देखो यहाँ लिखा था यू जो आया है वो एक्सटर्नल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ही होता है, तो जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है वही गेट स्टोर्ड हो जाता है डायपोल में एज अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अभी भी मैंने वो बात नहीं बताई जो मैंने छोड़ी थी। देखो जरा सा टॉर्क देख लीजिए, टॉर्क को कैसे देखो, अपना राइट हैंड निकालिए, राइट हैंड से देखिए किधर घुमा रहे हैं आप, इधर रोटेट कर रहे हो, डायपोल मोमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट कर रहे हो ऐसे, तो थंब बताता है किसको, थंब बताता है डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो जो रोटेशनल टॉर्क है उसकी डायरेक्शन बताएगा, कहाँ है, आउटवर्ड है, किसके, बोर्ड के परपेंडिकुलर। आप कॉपी पेज में बनाओगे तो पेज में कैसे दिखाओगे, अगर आप पेज में दिखाते हैं तो बच्चों पेज में ऐसे होगा, इसके ऊपर आप घुमाओगे तब भी देखो ये पेज के परपेंडिकुलर बाहर आएगा, समझ में आया। तो यहाँ पर मैंने लिखा है आउटवर्ड टू द पेज, तो लिख देंगे आप। अच्छा थीटा की जरा डायरेक्शन देखिए, थीटा भी आप ऐसे घूम रहे हो, थीटा भी आउटवर्ड आ गया। जब दोनों आउटवर्ड आ रहे हैं तो इसका मतलब उनके बीच में जो एंगल आएगा जीरो ही आएगा, इसीलिए डॉट प्रोडक्ट था, कॉस आया, कॉस जीरो आया, फिर मैंने वैल्यू पुट करी। बहुत ध्यान देना आप, जो टॉर्क रोटेशनल वाला है वो टॉर्क कैसे इक्वल हुआ टॉर्क इलेक्ट्रिक वाले के, वो कंसेप्ट जानने के लिए यहाँ पे आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि जो टॉर्क बन रहा है रोटेशन वाला वो टॉर्क कैसे है, विदाउट एक्सेलरेशन है। विदाउट एक्सेलरेशन आप रोटेट कर रहे हो बाय एक्सटर्नल एजेंट, तभी तो आप टाउ रोटेशनल टाउ इलेक्ट्रिक के बराबर कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे रोटेशन हो रहा है, वेरी स्लोली हो रहा है। चलिए यहाँ तक आए, स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं बताता हूँ आगे की, इसके आगे की क्या कहानी होगी। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पहुँच गए आप, आपको बच्चों ये मिल चुका है W एक्सटर्नल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू मिल गया है पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 मिल गया। तो देखो बच्चों, दिस वर्क गेट स्टोर्ड, दिस वर्क डन गेट स्टोर्ड इन द डायपोल एज फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तभी मैं लिखता हूँ कि U क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आता है, और मैं ले सकता हूँ कि PE कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 हो जाता है। ये यहाँ तक आप नोट डाउन कर लें, उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ में आएंगी कि इसका इम्पैक्ट क्या है, इस फॉर्मूले का इम्पैक्ट क्या है, कैसे आप प्रॉब्लम को डील करोगे। ठीक है बच्चों, चल यहाँ तक आपने कर लिया, इसको हटा दूँ क्योंकि फॉर्मूला तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, अब मुझे इस फिगर की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, उस फॉर्मूले से काम चल जाएगा। तो देखो बच्चों, अब लिखो केस फर्स्ट, क्या लिखोगे आप, केस फर्स्ट लिखिए। केस फर्स्ट क्या आएगा, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका विजुअलाइजेशन नहीं होता है, आप इसको विजुअलाइज भी करिए। केस फर्स्ट का मतलब है कि इफ थीटा 1 इक्वल टू 0, सॉरी थीटा 1 इक्वल टू 90 एंड थीटा 2 इक्वल टू 0, मतलब क्या है कि डायपोल मोमेंट, जो डायपोल है, डायपोल जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे रखा है, ऐसे रखा है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक
फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डायपोल है वो ऐसे रख दिया गया है। कैसे? ऐसे रखा है, ऐसे रख दिया गया। यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ पर प्लस चार्ज। इसका मतलब क्या? इसने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाया है? 90 डिग्री एंगल बनाया है। इसका मतलब ये जो डायपोल मोमेंट है, ये जो डायपोल मोमेंट है P, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री इनिशियली बना रहा है, और फाइनली कितना है? 0 है। इसका मतलब इस फॉर्मूले में अगर ये वैल्यू पुट कर दें तो क्या मिल रहा है? देखो U इक्वल टू क्या मिलेगा? U इक्वल टू मिलेगा PE, यहाँ से आ जाएगा कॉस 90 माइनस कॉस 0, इसको मैं थीटा लिखता हूँ और इसको लिखता हूँ थीटा। तो कितना आ गया जाके यहाँ से? ये U इक्वल टू आ गया PE, यहाँ से आएगा माइनस कॉस थीटा, मतलब U इक्वल टू आ गया माइनस PE कॉस थीटा। ये आपको फॉर्मूला मिल जाता है। क्या मिल गया? ये फॉर्मूला मिल गया। मतलब एक एंगल आपने 0 कर दिया। कौन सा? θ1 0 कर दिया, सॉरी θ1 90 कर दिया, और θ2 को थीटा कर दिया, तो आपको ये फॉर्मूला मिल गया। इस फॉर्मूले का मतलब क्या है? इस फॉर्मूले का मतलब ये है कि यहाँ से हम अपनी सारी सिचुएशन बिल्डअप कर सकते हैं, हम सारे केसेस को डील कर सकते हैं। जरा पहला केस देखिए, जब बोला जाता है कि डायपोल स्टैंडर्ड पोजीशन में है। क्या? डायपोल स्टैंडर्ड पोजीशन में है, डायपोल इज इन स्टैंडर्ड पोजीशन। इसका मतलब यही होता है कि ये सिचुएशन है किसकी? स्टैंडर्ड पोजीशन की। अगर स्टैंडर्ड पोजीशन की बात हो रही है, इसका मतलब आप समझ जाओ कि यही सिचुएशन है। स्टैंडर्ड पोजीशन का मतलब है θ1 इक्वल टू 90 डिग्री और θ2 इक्वल टू थीटा। ये होता है स्टैंडर्ड पोजीशन। अब इस पोजीशन की बात करिए, अगर डायपोल को मैं ऐसे ही रख देता हूँ, सिर्फ मेरे पास एक एंगल है। क्या है? एक एंगल। क्योंकि देखो अगर एक एंगल होगा तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। कब? जब एक एंगल होगा। अगर आपको दो एंगल दिए जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने का दूसरा फॉर्मूला यूज़ करोगे। कौन सा? ये वाला फॉर्मूला दिमाग में रखना है। अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ एक ही एंगल दिया गया तो इसी से क्वेश्चन कर दीजिए, माइनस PE cos थीटा से। दो एंगल दिए गए हैं तो PE cos θ1 माइनस cos θ2 से कर दीजिए। यहाँ समझिए, अगर आपको सिर्फ एक एंगल दिया, क्या दिया है? थीटा इक्वल टू 90। इस कंडीशन में स्टैंडर्ड पोजीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है डायपोल की, वो कितनी होती है? देखो यहाँ पर जो नेट फोर्स होगा वो तो 0 आएगा, नहीं आएगा। देखो नेट फोर्स कैसा आएगा? इस चार्ज पे फोर्स इधर लगेगा, इस चार्ज पे फोर्स इधर लगेगा, तो नेट फोर्स जो आएगा यहाँ पे कितना आएगा? ये QE आएगा, ये वाला भी QE आएगा, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो नेट फोर्स कितना होगा? जो F नेट आया वो कितना आएगा? F नेट जो आएगा QE माइनस QE, मतलब 0 आ गया। अच्छा टॉर्क जरा देखिए कितना आएगा? जो टाउ आएगा, टाउ कितना आएगा? टाउ का जो फॉर्मूला होता है, टाउ रोटेशन कितना आएगा? जो टाउ नेट आएगा वो कितना आएगा जाके? टाउ नेट आएगा जाके, टाउ इक्वल टू होता है PE साइन थीटा होता है, तो थीटा की जगह देखो 90 दिया है, तो यहाँ से कितना आएगा? ये आ जाएगा PE। P कितना आया? ये मैक्सिमम आया। मतलब जब स्टैंडर्ड पोजीशन में टॉर्क होगा, वो डायपोल रखा होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसमें मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। मैक्सिमम टॉर्क लगेगा मतलब ये तो इक्विलिब्रियम में है, ये वाला इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। इक्विलिब्रियम के लिए दोनों जरूरी हैं, ये टाउ नेट भी 0 आना चाहिए और F नेट भी 0 आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपको क्या कंडीशन मिल जाएगी? यहाँ पर आपको बच्चों कंडीशन मिलेगी नॉट इन इक्विलिब्रियम, नॉट इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम में नहीं है क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। अच्छा यहाँ पर जरा देखो U कितना आएगा? U थीटा की वैल्यू 90 है, तो ये आ जाएगा माइनस PE cos 90, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? 0 आ गई। ये स्टैंडर्ड पोजीशन है। स्टैंडर्ड पोजीशन में डायपोल के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती जब वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है। थोड़ा सा और फील देता हूँ, देखो कैसे देता हूँ। जैसे मैं कहूँ
कि यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब अगर एरो इधर बना है तो इस साइड में कोई पॉजिटिव प्लेट है, इस साइड में कोई नेगेटिव प्लेट है ऐसा? ये पॉजिटिव प्लेट हो गई, ये नेगेटिव प्लेट हो गई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई गई है तो। मैं इस रीजन में इस प्लेट से देखो इधर से कहीं पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत दूर दूर होंगी। इधर से कोई पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहा हूँ, ठीक है। इधर इस प्लेट से मैं r डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, यहाँ पर मैं कोई प्लस q चार्ज लेके आया तो लाने में मुझे वर्क डन करना पड़ा होगा, ठीक है। और इधर से ही मैं कहीं नेगेटिव चार्ज भी लेके आ जाऊँ, सेम डिस्टेंस पर। मतलब ये डिस्टेंस कैसी है, देखो ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस आएगी, ये डिस्टेंस उतनी ही है। तो मैं एक पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहा हूँ, एक बार नेगेटिव चार्ज लेके आ रहा हूँ, तो मुझे तो काम करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्जेस को लाना मतलब काम करना। तो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को लाने में काम करता हूँ 10 जूल, तो नेगेटिव चार्ज को भी लाने में मुझे -10 जूल ही काम करना पड़ेगा। भाई जितना पॉजिटिव में लाना पड़ेगा वर्क डन, पॉजिटिव चार्ज को लाने में वर्क डन करना पड़ा, मैं सपोज कर रहा हूँ 10 जूल, हो सकता है कुछ और आए, 100 जूल आए, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। मतलब तो नेट जो वर्क डन आएगा कितना आएगा, जो W नेट आएगा, जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, वो +10 -10 मतलब 0। मतलब डायपोल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सीधे ऐसे ही रखा है, कैसे रखा है, नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है, तब उसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, इसीलिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 आ रही है। जब पोटेंशियल, इसीलिए बोला जाता है कि स्टैंडर्ड पोजीशन है, क्या पोजीशन है, स्टैंडर्ड पोजीशन है। स्टैंडर्ड पोजीशन में डायपोल के पास कोई भी पोटेंशियल एनर्जी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं होती है, याद रखना है। क्या नेट फोर्स 0 होता है? हाँ होता है। क्या ये टॉर्क, नेट टॉर्क 0 होता है? नहीं होता है, नेट टॉर्क मैक्सिमम होता है। ये मैक्सिमम टॉर्क इसको क्या करेगा, रोटेट करने की कोशिश करेगा, इस पर लगेगा नेट टॉर्क और ये इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा, मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, इस पर टॉर्क लगेगा मैक्सिमम, उसकी वजह से ये रोटेट करेगा। ये तो पहला केस हो गया बच्चों। अब मैं बात करूंगा स्टेबल और अनस्टेबल की। तो पहला केस हो गया, दूसरा केस लेता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब सेकंड केस आता है, ये स्टैंडर्ड केस याद रखिएगा, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए केस सेकंड, इफ थीटा इक्वल टू 0। अब थीटा इक्वल टू 0 का क्या मतलब हुआ, थीटा इक्वल टू 0 का मतलब ये आया कि यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 का एक ही मतलब आता है कि डायपोल क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। जरा देखो कैसे आया इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम को समझिए। यहाँ पर क्या है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने क्या कर दिया, डायपोल को रख दिया। देखो डायपोल को, यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ पर माइनस चार्ज। डायपोल मोमेंट हमारे पास क्या है, ये P है, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E हो गया। फिगर बच्चों समझ में आ गया? अच्छा फिगर आ गया। देखिए फिगर में ये चीज़ दिख गई, तो देखो जरा यहाँ पर इस पे फोर्स लगेगा, इस पे फोर्स लगेगा, इधर इस पे फोर्स लगेगा, इधर लगेगा, इस पे QE लगेगा इस डायरेक्शन में, इस पर QE लगेगा इस डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स देखिए कितना आया, F नेट जो आएगा वो QE माइनस QE आएगा, मतलब 0। तो कैसा, ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। जरा नेट टाउ नेट देखो जरा सा क्या आएगा, टाउ रोटेशनल देखो, टाउ रोटेशनल के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हो, टाउ इक्वल टू होता है PE साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, 0, और साइन 0 होता है, तो 0 करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। जैसे 0 होगा, इसका मतलब यहाँ पर तो इक्विलिब्रियम में है। कैसा है, ये इक्विलिब्रियम में है। इसके पहले वाले केस में इक्विलिब्रियम नहीं था, क्योंकि वहाँ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम था, रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं था। दोनों होने चाहिए तब इक्विलिब्रियम होगा। ये केस इक्विलिब्रियम का है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, जरा देखो, ये होती है -PE, और क्या आएगा, कॉस थीटा की वैल्यू 0 है। देखो कॉस 0, यहाँ कॉस 0 जब वैल्यू पुट करते हो, देखो -PE, यहाँ इसकी वैल्यू +1 होती है, यहाँ +1 है। क्या है, +1 है। +1 का मतलब मैक्सिमम है,
और आगे नेगेटिव लगा, इसका मतलब मिनिमम हो गया। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, यहाँ से आएगा माइनस पी ई, ये आ जाएगा मिनिमम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मिनिमम। नहीं समझ में आया, देखो मैं इस तरह से समझाता हूँ। अगर यहाँ पे प्लस आया है, प्लस का मतलब है कॉस में जो फंक्शन बनाते हो ये ना, कॉस का यहाँ से स्टार्ट होता है ऐसे। देखो ये 90 का होता है, ये 180 का होता है। ये क्या आ जाएगा, ये 180 के लिए आएगा, -1 के लिए। यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है, ये 90 होता है। यहाँ क्या आता है, +1। +1 लिखा है, +1, तो ये +1 है, आगे माइनस लग गया, इसका मतलब मैक्सिमम का उल्टा हो गया। मैक्सिमम का उल्टा मतलब मैक्सिमम नहीं होगा, मिनिमम होगा। आप इस तरह समझ लो कि नेगेटिव आए तो मिनिमम। जब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आ जाए, मतलब नेगेटिव आ जाए, तो इसका मतलब सिस्टम स्टेबल है। सिस्टम कैसा है, स्टेबल है। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, सिस्टम स्टेबल। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। ठीक है, अभी मैं बात करता हूँ किसके लिए, अनस्टेबल की बात करता हूँ। स्क्रीनशॉट लो बच्चों, फिर अनस्टेबल की बात करूँ। चलो, आपकी बार थीटा कैसा लेना है, थीटा लेना है बच्चों, केस थर्ड है ये। थीटा की वैल्यू हो जाएगी 180। कैसी हो जाएगी, 180। तो यहाँ आ जाएगा अनस्टेबल। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कैसा आएगा, तो 180 का मतलब हो जाएगा, देखो यहाँ पे चेंज कर दो, खाली यहाँ माइनस क्यू कर दो, यहाँ प्लस क्यू कर दो। तो इस पर फोर्स लगेगा कितना, इस पर फोर्स लगेगा, इस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इस पर फोर्स लगेगा क्यू इस डायरेक्शन में, और इस पर फोर्स लगेगा कैसे, चलो ये है डायपोल मोमेंट पी, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। इस पर फोर्स लगेगा अंदर की तरफ, यहाँ आ जाएगा क्यू ई। ये क्यू ई अंदर लग रहा है, ये क्यू ई इस साइड में लग रहा है, तो नेट फोर्स अभी भी 0 हो जाएगा। तो एफ नेट की वैल्यू देखोगे तो कितना आएगा, एफ नेट देखोगे तो क्यू ई माइनस क्यू ई, ये तो 0 आएगा, ये इक्विलिब्रियम में आ गया। जरा टाउ रोटेशनल देखो, टाउ रोटेशनल देखोगे तो रोटेशनल टॉर्क कितना आता है, वो आता है पी ई साइन थीटा। तो 180 आ गया, तो 180 की वैल्यू फिर 0 आती है। इसका मतलब फिर इक्विलिब्रियम मिल गया। कैसा मिल गया, इक्विलिब्रियम आपको मिल जाता है, इक्विलिब्रियम मिल गया। अभी देखो, अब इक्विलिब्रियम मिल गया तो एनर्जी की जरा बात करिए, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस पी ई, और यहाँ आएगी क्या, कॉस 180। अब जब ध्यान देना, फिर मैं ग्राफ बनाता हूँ, ऐसे ग्राफ बना था, यहाँ है +1 और यहाँ है -1, ये 180 है, यहाँ 90 है, ये 0 है, हो गया। देखो यहाँ कितना आएगा, u = आएगा -PE, यहाँ आएगा बच्चों -1। देखो यहाँ पर क्या -1 कहाँ है, मिनिमम है, मिनिमम है। इसके आगे नेगेटिव है, इसका मिनिमम का मतलब, मिनिमम का उल्टा कर दीजिए मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ देखो -1 का मतलब मिनिमम है, नीचे है, और इसका नेगेटिव मैक्सिमम हो जाएगा। आप चाहे इस तरह समझिए कि ये मैक्सिमम आएगा, ये मैक्सिमम कितना आएगा, PE आएगा, या आप समझ लीजिए, या इसको ऐसे देख लीजिए, या फिर u = क्या आएगा, +PE, इसका मतलब ये आया है मैक्सिमम। आप प्लस से समझ लीजिए मैक्सिमम, या फिर इसका उल्टा है, ये मिनिमम है नीचे, इसका नेगेटिव मैक्सिमम होगा, मतलब ये मिनिमम है, इसका उल्टा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहाँ देखो -1 मिनिमम है, उसका नेगेटिव मैक्सिमम होगा, तो मैंने मैक्सिमम लिख दिया। आप इस तरह ले सकते हो। देखिए यहाँ पर स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आ गए। ये कैसा आया है, ये अनस्टेबल आया है। मैंने आपको कई बार बच्चों समझाया भी है। देखो अगर इस तरह का कोई इक्विलिब्रियम दिखता है, ये स्टेबल है, इस तरह का कोई इक्विलिब्रियम दिखता है तो वो अनस्टेबल है, क्योंकि आपको यहाँ से थोड़ा सा डिस्टर्ब करके छोड़ा जाए तो आप वापस वहीं आ जाते हो, तो ये स्टेबल में काउंट होता है। कैसा होता है, स्टेबल में काउंट होता है। और इस वाले में क्या आएगा, ये अनस्टेबल में आता है। अगर यहाँ से आप फिसले तो फिर वापस उस जगह पे नहीं आओगे, लेकिन यहाँ से डिस्टर्ब करके छोड़े जाओगे तो आप वहाँ वापस आ जाओगे। तो देखना है कि ऐसे लोगों से बचना है जो आपको डिस्टर्ब करके गिरा दें। अगर आपको छोड़ें या आप उनसे छूटो तो आप अपनी पोजीशन पे आ जाओ। आपको स्टेबल बने रहना है ताकि टॉपिक भी समझ में आए और मेरी बात भी। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम भी हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भी हो गया, और स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम भी आपको बच्चों समझ में आ गया। अब मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ, ठीक है, जिससे आपका कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्वेश्चन की बात कर लो। देखो मैंने आपको कहा बच्चों कि जब क्वेश्चन में एक एंगल दिया जाए तो फॉर्मूला कौन सा लगाना है, सिर्फ
सिर्फ देखो u के दो फॉर्मूले हैं, u के दो फॉर्मूले हैं, एक होता है माइनस पी ई कॉस थीटा और एक होता है क्या पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, दो फॉर्मूले हैं। इनमें से कौन सा कब लगाना है? तो देखो मैंने कहा ना कि एक एंगल दिया जाए तो ये, दो एंगल दिए जाए तो ये, दो एंगल के लिए ये है, दो एंगल के लिए, एक एंगल के लिए ये है, बस इतना याद रखो, एक एंगल के लिए ये है, एक एंगल के लिए ऊपर लगाइए, दो एंगल दिए जाते हैं तो नीचे लगाइए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बच्चों आपको ये दिया गया कि मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल आपने रख दिया, क्या रख दिया? एक डायपोल आपने रख दिया। आपको ई की वैल्यू भी दी जाएगी, डायपोल मोमेंट भी आपको दिया जाएगा, डायपोल मोमेंट पी होता है, और ये एंगल भी आपको पता होगा। थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ कि ये एंगल 60 डिग्री है। आपसे पूछ रहा हूँ फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, या मैं पूछ रहा हूँ फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो प्लेस किया गया है डायपोल, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो सॉल्यूशन आपका यही तो होगा, क्या? U इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा, तो यहाँ कितना आएगा? माइनस पी ई, पी दिया जाएगा, ई दिया जाएगा, रख देना। कॉस थीटा कितना है? 60 डिग्री, तो कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, यहाँ कितना आ जाएगा? माइनस पी ई बाई 2, ये आ गया U। आंसर कितना आएगा? जूल। क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्वेश्चन दूसरा कैसे हो सकता है? मान लो डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है, हटा दो, चलो देखो सेकंड क्वेश्चन, डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म electric field and it is rotated from stable equilibrium to unstable equilibrium, and it is rotated from stable equilibrium to unstable equilibrium. Find potential energy of dipole, potential energy of dipole। चलो आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल बतानी है, कहाँ बतानी है? अब देखो फिगर दिया जाएगा, ये फिगर है ऐसा, इस फिगर में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी जाएगी और एक डायपोल रखा होगा, वो डायपोल मोमेंट भी आपको दिया जाएगा, इसका डायपोल मोमेंट P है, ठीक। कहाँ रखा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। इनिशियली क्या होगी कंडीशन, देखो जरा सा, यहाँ पे इनिशियल क्या होगा? इनिशियली जो होगा वो थीटा 1 इक्वल टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा 1 0 होता है। अच्छा, फाइनली क्या होगा? फाइनली थीटा 2 इक्वल टू 180 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आ गया है अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आ गया। तो मैंने आपको बच्चों बताया है कि जब दो एंगल दिए जाएं तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? नीचे वाला लगाना है। तो रिजल्ट क्या आएगा यहाँ से? तो यहाँ से जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल आएगी वो U इक्वल टू आएगी पी ई। देखो आपको P और E क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, नहीं दिया गया तो चार्जेस दिए जाएंगे, उनके बीच की डिस्टेंस दी जाएगी, तो डायपोल मोमेंट आप निकाल लेना। यहाँ देखो, यहाँ पे प्लस Q चार्ज होगा, यहाँ माइनस Q चार्ज होगा, ऐसा कुछ, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? 2L होगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? P की जगह पे आ जाएगा 2QL आ जाएगा। ये आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा। यहाँ से देखो, ये आ जाएगा cos 0 थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो यहाँ U इक्वल टू P की जगह क्या लिखोगे? P की जो वैल्यू हो जाएगी, P इक्वल टू आ जाएगा 2QL आ जाएगा। तो यहाँ रख देना 2QL इंटू E
इंटू ई, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों यहाँ से cos 0 माइनस cos 180। देखो u इज इक्वल टू क्या आएगा 2ql इंटू ई, यहाँ से आएगा 1, इसका -1 होता है तो ये हो जाएगा बच्चों -1, तो यहाँ से आ जाएगा ये u इज इक्वल टू 2ql ई, यहाँ से आ जाएगा 2 हो जाएगा 4, ये 4ql ई आ जाएगा, आंसर आ जाएगा जूल में आ जाएगा। चलो एक चीज़ और समझानी मुझे कि ये जो फॉर्मूला आया है, कौन सा फॉर्मूला जो आया है, ये u इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी अप्लीकेबल है। एक क्वेश्चन देखते हैं बस। देखो बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी ये फॉर्मूला अप्लीकेबल है, ऐसा मैंने आपको बताया। कैसे अप्लीकेबल है, जरा एग्जांपल देखो यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रखा है और इस पॉइंट चार्ज की वजह से हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगी, लेकिन एक डायपोल इस जगह पे रखा हुआ है और ये यहाँ से यहाँ कितनी डिस्टेंस इसकी, यहाँ पे P, यहाँ पे ये M पॉइंट है, M पॉइंट पे एक डायपोल रख दिया गया, तो इस पॉइंट पर एक डायपोल रखा गया है, तो इस डायपोल में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी बतानी है आपको। क्वेश्चन क्या है, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। कौन सा डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। क्वेश्चन ठीक है, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो अलग ही होगी, क्या होगी जरा यहाँ देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है इस पॉइंट पर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, कितनी आएगी जगह पे, ई की वैल्यू आ जाएगी KQ/R², ये फॉर्मूला होता है। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आई, डायपोल मोमेंट ये है, यहाँ का एंगल आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, मैं मान लेता हूँ यहाँ 60 डिग्री अभी दिया गया है, ठीक है, 60 डिग्री अगर दे दिया गया है तो अब आपको बताना है इसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या चाहिए, फॉर्मूला देखो, सॉल्यूशन देखो क्या आएगा, u इज इक्वल टू होता है -PE cos थीटा, क्योंकि एक ही एंगल दिया है, ठीक है, और मैंने बताया कि यही फॉर्मूला आपको लगाना है यूनिफॉर्म के लिए भी, नॉन यूनिफॉर्म के लिए, जब भी आपको एक एंगल दिया जाए। देखो u इज इक्वल टू -P नहीं दिया तो q दिया है और -q दिया है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 2l होती है, तो यहाँ से यहाँ चले आइए और इनके बीच में क्या हो जाएगा, p को लिख सकते हो कितना 2ql लिख दीजिए, e क्या होगा, e आपको इस पॉइंट पर ये वैल्यू दे रहा है, कितना है, ये हो जाएगा KQ/R², ये मिल गया, cos थीटा दे दिया गया है, p और e के बीच का एंगल आपको देखना है, यहाँ हो जाएगा cos 60 डिग्री, cos 60 मतलब 1/2 आएगा, फिर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा -QL, देखो यहाँ 2 है, यहाँ से k की वैल्यू लिख सकते हो 9 10⁹, यहाँ Q/R² आएगा, यहाँ से आएगा 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, u इज इक्वल टू आएगा -9 × 10⁹ QL/R², ये आंसर बच्चों आ जाएगा यहाँ से जूल में। बस आपको क्या करना है, कैपिटल Q की वैल्यू दी जाएगी, स्मॉल r की वैल्यू दी जाएगी और L की वैल्यू पता होगी तो L रख देंगे, बस आपका रिजल्ट आएगा Q देखिए, स्मॉल Q, कैपिटल Q और L और R, इन सब की वैल्यू दे दी जाएगी, तो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। तो होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि जिसमें यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म के साथ डायपोल का क्या कनेक्शन होता है, कैसे उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है।